और चलिए अब सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां मेरे दो सहयोगी स्नेहलता और राजेंद्र देव आपको 60 सेकंड में न्यूज दिखाएंगे। बिल्कुल जया, शुरुआत करते हैं असम की तस्वीरों से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का दूसरा दिन है। कल बड़ी अच्छी तस्वीरें आई, जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ वो तस्वीरें तो हैं, लेकिन आज का दिन अहम है। योजनाओं परियोजनाओं का पिटारा खुलने वाला है। गुवाहाटी में पीएम मोदी का स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। खानपारा के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में पीएम के स्वागत में एक साथ हजारों दिए जलाए गए। ये नॉर्थ ईस्ट से पीएम मोदी का लगाव और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पीएम मोदी का साक्षात प्रणाम है। आज असम दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी असम में 11,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। काशी से अयोध्या तक पीएम मोदी के नेतृत्व में तीर्थ स्थलों का तेजी से विकास हुआ है। आज गुवाहाटी में पीएम मोदी मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की शुरुआत करेंगे। इस प्रोजेक्ट को पीएम मोदी की पहल पर मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत कामाख्या मंदिर आने वाले तीर्थ यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इसके अलावा पीएम मोदी आज असम में 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा के रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चंद्रपुर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का खेल स्टेडियम, गुवाहाटी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की भी आधारशिला रखेंगे। इधर झारखंड में नई सरकार के फ्लोर टेस्ट की तैयारी शुरू हो गई है और गठबंधन के जो विधायक हैदराबाद गए हैं वो आज रांची लौटेंगे और उसके बाद उनको सर्किट हाउस में रखा जाएगा। झारखंड की सियासत में अगले 36 घंटे बेहद सरगर्मी वाले रहेंगे। झारखंड में 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा। 5 फरवरी को ईडी हेमंत सोरेन और जमीन घोटाले के सरगना को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। झारखंड में फिलहाल सियासत का पूरा फोकस 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर है। फ्लोर टेस्ट के लिए हैदराबाद से गठबंधन के विधायक आज 5 बजे रांची के लिए रवाना होंगे। रात में विधायक सर्किट हाउस में रुकेंगे। 5 फरवरी को सर्किट हाउस से विधायक सीधे विधानसभा जाएंगे। यानी बहुमत साबित करने से पहले चंपई सोरेन की सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की परमिशन मिली है। वोटिंग होने तक हेमंत सोरेन विधानसभा में रहेंगे। इस दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से बात नहीं करेंगे। 5 फरवरी को ही ईडी जमीन घोटाले के आरोपी भानु प्रताप और हेमंत सोरेन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। तो 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप तो लगा दिया गया, लेकिन आज क्या होगा? आज आतिशी के घर भी पहुंचेगी टीम और पूछताछ सबूतों से जुड़ी नोटिस को लेकर के पहुंचेगी। देखना होगा वो मिलेंगे कि नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी की परेशानी और बढ़ने वाली है। शराब घोटाले में ईडी ने अब तक केजरीवाल को 5 बार समन जारी किया, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के किसी समन का जवाब नहीं दिया। समन का जवाब नहीं देने पर अब केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने रावज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। कोर्ट ने इस पूरे ही मामले में सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की है। ईडी कोर्ट के जरिए केजरीवाल पर दबाव बनाना चाहती है। The matter is sub judice. We will appear before the court and present our case in the court and abide by whatever the directions of the court are. वहीं दूसरी ओर विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने भारी जद्दोजहद के बाद शनिवार को केजरीवाल के स्टाफ को नोटिस रिसीव कराया। 5वां समन दिया गया हुआ है, लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। क्राइम ब्रांच की टीम आज दिल्ली की मंत्री आतिशी को नोटिस देने पहुंचेगी। आतिशी और केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर देने का बीजेपी पर आरोप लगाया था। इधर बिहार में चल रही सियासी सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है और इसमें बीजेपी ने बाजी मार ली है। कैसे, आपको दिखाते हैं। बिहार में एनडीए सरकार की शपथ के 6 दिन के बाद विभागों का बंटवारा हो गया। फिलहाल हुए बंटवारे के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा 23 विभाग मिले हैं। जेडीयू के पास 19 विभाग हैं। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के पास 2 और निर्दलीय के पास 1 विभाग है। 2020 में एनडीए गठबंधन टूटने से पहले जो विभाग जेडीयू के पास थे वही विभाग उसे मिला है और यही फॉर्मूला बीजेपी पर भी लागू किया गया है। विभाग के बंटवारे के बाद सीएम नीतीश कुमार के पास 5, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास 9, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 9 विभाग हैं। खेला तो जो होना था हो गया। सारी बातों पे कोई सहमति ना हो जाए
आपस में एक दूसरे पे इस तरीके की टीका टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। दिल्ली पहुंचे बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम शनिवार दिन भर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करते रहे। देर रात दोनों नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई। से सुशासन स्थापित हुआ, पार्टी के सभी बड़े नेताओं से मिलकर मार्गदर्शन लेंगे। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड पहुंची थी। झारखंड से वो देवघर बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद लेने पहुंचे, लेकिन वहां पे कुछ ऑकवर्ड सा हुआ। राहुल गांधी के सामने एक सिचुएशन बनी, क्या है वो देखिए आप। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को झारखंड के देवघर पहुंची थी। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने से पहले राहुल गांधी देवघर में वैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ भगवान शिव की आराधना की। लेकिन राहुल के मंदिर परिसर पहुंचते ही उनका जमकर विरोध किया गया और उन्हीं के सामने लोगों ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जाहिर की है। तीर्थ पुरोहितों के मुताबिक उनके महामंत्री को पुलिस ने राहुल के साथ मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद राहुल गांधी को तीर्थ पुरोहितों की भारी नाराजगी और विरोध का सामना करना पड़ा। कड़े विरोध के बीच राहुल गांधी मंदिर गए और कम समय में ही भगवान शिव पर जलाभिषेक कर बाहर आ गए। प्रशासन की ओर से काफी मशक्कत के साथ राहुल गांधी को मंदिर से बाहर ले जाया गया। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने झारखंड सरकार से एसपी के तबादले की मांग की है। इधर राहुल की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बूथ एजेंट को लेकर एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है और इस बयान पर बीजेपी ने उनको घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐसा बयान सामने आया, जिसके बाद बीजेपी ने उनकी घोर निंदा शुरू कर दी है। दरअसल खड़गे अपने संबोधन में बूथ एजेंट की ईमानदारी की बात कर रहे थे, तभी उन्होंने बूथ एजेंट की तुलना जानवर से कर डाली। आप बूथ एजेंट जो बनाते हैं वो भी जरा सोच के बनाओ। बहुत से लोग इन इलेक्शन पे गायब हो जाते हैं, तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोगता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो। मल्लिकार्जुन खड़गे के इसी बयान से बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने खड़गे के बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, जिस पार्टी का अध्यक्ष अपने संगठन की सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी बूथ एजेंट को कुत्ता बनाकर उसका टेस्ट लेना चाहता है, तो उस पार्टी की दुर्गति होनी तय है। ये बयानबाजी सुनी आपने, लेकिन बयानों के लिए जाने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ कह दिया है। मस्जिदों के रखरखाव, मस्जिदों को लेकर के उनका एक बयान सामने आया जो डेफिनेटली विवादित है। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने महिलाओं और बुजुर्गों से मस्जिदों को आबाद रखने की अपील की है। भारत की मस्जिदों को आबाद रखिए। हर बाप की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो अपने साथ औलाद को सिर्फ जुम्मे के दिन या ईद की नमाज में या रमजान में नहीं, बल्कि रोज मस्जिद को लेकर जाओ आप। असदुद्दीन ओवैसी ने दोबारा मस्जिदों को आबाद रखने की अपील करते हुए दिल्ली की 600 साल पुरानी मस्जिद का जिक्र किया है। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिए। लोग तनकीद करते हैं, मुझे परवाह नहीं है उसकी जाए वो लोग। मैं तुम्हारी तनकीदों से अपनी जबान को मैं ही बंद करूंगा। ये पहली मर्तबा नहीं है कि ओवैसी के इस तरह के बयान सामने आए हैं। इससे पहले भी ओवैसी के कई बार भड़काऊ बयान सामने आ चुके हैं। ओवैसी अपने बयानों से भारत की न्यायपालिका पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है। राम जन्मभूमि आंदोलन और राम मंदिर आंदोलन की अलख जगाने वाले देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 90 के दशक में देश में बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की जानकारी पीएम मोदी ने खुद दी। आडवाणी जी ने भारत के लोकतंत्र को एक पार्टी, एक परिवार की कैद से निकालने के लिए निरंतर संघर्ष किया। मैं आडवाणी जी को पुनः बधाई दूंगा
उनके दीर्घायु होने की कामना करूंगा। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ संघर्ष के दौर में उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी ने आडवाणी को मिलने वाले सम्मान की बधाई देते हुए खुशी जाहिर की है। वहीं विपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को मिलने वाले देश के सबसे बड़े सम्मान पर सवाल खड़े कर रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा गई, हिंदू मुसलमान फसाद हुआ और अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाज रहे। एनसीआर में शीशे के उस पार बारिश ही बारिश दिखाई दे रही, लेकिन ये असर किसका है? इसका असर जो साफ तौर पे देखा जा रहा है वो जम्मू कश्मीर पहाड़ की जो वादियां हैं वो इस वक्त सफेद ही सफेद नजर आ रही है। ये खूबसूरत रिपोर्ट देखिए आप। बर्फीली वादियां, आसमान से गिरते सफेद फव्वारे, सुनसान सड़क पर घुड़सवारी किसी हॉलीवुड फिल्म सेट से कम नहीं लग रहा है। मगर ये नजारा इन दिनों कश्मीर की वादियों में देखने को मिल रहा है, जहां भीषण बर्फबारी के बीच कुदरत का करिश्मा देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। आपके सामने दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में दिख रहा है कि किस तरह बर्फ से एक घर चारों ओर से घिर चुका है। दूसरी तस्वीर में एक गांव दिख रहा है जहां बर्फ को काटकर रास्ता तैयार किया गया है। एक तरफ सुहावनी तस्वीर तो दूसरी तरफ गुलमर्ग से भयावह तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ भीषण बर्फबारी के बीच एवलांच की स्थिति बनती जा रही है। बर्फ की चट्टान से बर्फ का एक बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है। इलाके में पेट्रोलिंग टीम ने हाई अलर्ट जारी किया है। मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे ने खुद अपनी मौत की साजिश रची थी और एक वीडियो जारी करके उन्होंने इस पूरे कारनामे पर सफाई दी है और अब उनके इस पब्लिसिटी स्टंट पर खूब हंगामा हो रहा है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट से शुरू हुई पूनम पांडे की मौत की खबर मिस्ट्री बन गई थी। 2 फरवरी को पूनम पांडे की मौत की पुष्टि उनके मैनेजमेंट टीम ने की थी। बाद में पूनम पांडे के एक और वीडियो ने तहलका मचा दिया है, जिसमें पूनम पांडे ने जिंदा होने की बात कही है। पूनम के इस मौत के ड्रामे से जहां एक और उनकी आलोचना की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूनम पांडे इसे सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने की बात बता रही है। पूनम के इस पूरे ड्रामे का अब विरोध होना शुरू हो गया है। फिल्म निर्माता और निर्देशक अशोक पंडित ने भी पूनम पांडे की कड़ी आलोचना की है। The law of enforcing agencies to take action against this actress. A case should be filed against her for speaking lies to the nation. She has made fun of all those who are battling this disease of cervical cancer. It's a very serious disease. मतलब जागरूकता फैलाने का एक अभियान ऐसा भी। हेमंत सोरेन से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी है। आरोपी रेवेन्यू इंस्पेक्टर भानु प्रताप प्रसाद को सामने बिठाकर पूछताछ। सोमवार को है आरोपी भानु प्रताप की रिमांड पर सुनवाई। भानु प्रताप की रिमांड मिलते ही हेमंत सोरेन के सामने बिठाकर पूछताछ संभव है। हेमंत सोरेन पर भानु प्रताप की मदद से 8.5 एकड़ की जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप। शराब घोटाले का आरोप है। समन का जवाब नहीं देने पर केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने की है कोर्ट में शिकायत। दिल्ली की रांच एवेन्यू कोर्ट में 7 फरवरी को अगली सुनवाई। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की बैठक। खरगे के साथ राष्ट्रीय गठबंधन समिति के नेताओं का मंथन। खरगे ने कहा सीमित सीट बंटवारे पर लोगों से कर रही है बात। देवघर में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा आज जो भी न्याय की बात हो रही है वो सिर्फ अडानी के लिए है। अडानी के लिए पूरा ढांचा तैयार किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल की यात्रा को बताया भारत जोड़ो अन्याय यात्रा। डीके सुरेश के बयान को लेकर खरगे पर भी नड्डा ने साधा है निशाना। एमपी के शिवपुरी में बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। पार्टी कहेगी तो कार्यकर्ता होने के नाते में गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से लड़ूंगा चुनाव। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा जब यहां से दूसरे ग्रह पर मशीन की जा सकती है, ठीक पीएम का अकाउंट हो सकता है हैक, तो ईवीएम कौन सी बड़ी बात। अखिलेश ने लगाया यूपी में जमीन घोटाले का आरोप। कहा अगर गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या जैसी जगहों पर जमीन घोटाला होता है तो सोचिए
किस नाम पर और किसकी सरकार में हो रहा। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए भव्य स्वागत किया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दोपहर 12 बजे पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर का उद्घाटन करेंगे। 120 फीट ऊंचे बापू टावर में चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी स्मृतियों को लोग देखेंगे। मलाली मस्जिद विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट का अहम फैसला। मंगलुरु सिविल कोर्ट ही करेगा मामले की सुनवाई। 5 फरवरी को अगली सुनवाई। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दाव धरना खत्म कर 21 लाख मनरेगा श्रमिकों को बकाया वेतन जारी करने का ऐलान। और चलिए देख लेते हैं आज का स्पेशल सेगमेंट और सीधे लिए चलते हैं आपको मेरे सहयोगी राजेंद्र देव के पास। धन्यवाद जया। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। शराब घोटाले में ईडी पहले ही 5 बार उनको समन कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए तो ईडी ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इधर दिल्ली पुलिस भी केजरीवाल के दफ्तर पर दस्तक देने लगी है। मामला बीजेपी की शिकायत पर जांच से जुड़ा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना। मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा था। नहीं, तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। नहीं, समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए। इसको स्टंट मत बनाइए। अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि ये नौटंकी बंद करें। दिल्ली में सियासत फिर गरमाई है। बीजेपी की दिल्ली पुलिस में की गई शिकायत के बाद अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ गई है। मामला क्राइम ब्रांच के हाथों में सौंपा गया है, जिसकी जांच की जद में सीएम दफ्तर भी आ गया है। पुलिस की टीम दूसरी बार नोटिस तामील कराने पहुंची तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए। इस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है। नहीं, देखिए अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। जब मामला आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं से जुड़ा हो तो हंगामा मचना और मचाना आम बात हो गई है। पुलिस की टीम नोटिस देने पहुंची थी। मामला इतना भर का था, लेकिन इसे भी राय का पहाड़ बना दिया गया। पुलिस टीम सीधे केजरीवाल को नोटिस देना चाहती थी, तो सीएम दफ्तर का कहना था कि नोटिस कोई भी ले सकता है। बस इसी जिद में हंगामा बढ़ गया। सीएम दफ्तर पर मौजूद अधिकारी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने के मामले में पुलिस से ही सवालों की लंबी फहरिस्त पेश कर दी। मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना? आप आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा था। नहीं, इंटरव्यू बात नहीं है। साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। नहीं, समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए। इसको स्टंट मत बनाइए। अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि ये नौटंकी बंद करें। बहसबाजी और दोनों तरफ की जिद का नतीजा ये हुआ कि नोटिस लेकर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम करीब 5 घंटे तक सीएम कार्यालय पर ही रही। पुलिस अधिकारी अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने पर अड़े रहे, तो कार्यालय पर मौजूद दिल्ली सरकार के अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता सवाल पर सवाल करते रहे। हालांकि बाद में अधिकारियों ने नोटिस सीएम कार्यालय को रिसीव करा दिया और आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। जिस मामले में दिल्ली पुलिस की टीम केजरीवाल को नोटिस देने पहुंची थी, दरअसल वो आम आदमी पार्टी सरकार की मंत्री आतिशी के एक बयान से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद
हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के इस दावे पर बीजेपी ने दिल्ली पुलिस में केस दर्ज करवाया है, जिस पर दिल्ली पुलिस की टीम केजरीवाल के कार्यालय तक नोटिस लेकर पहुंच गई, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर हमलावर हो गई। खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस की टीम सीएम दफ्तर पर पहले शुक्रवार की रात, फिर शनिवार को सुबह यानी 2 बार पहुंची, घंटों तक इंतजार किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार भी सामने नहीं आए। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस की टीम सीएम ऑफिस को नोटिस रिसीव कराकर वापस लौटी, अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया पर आ गए। उन्होंने पूरे मामले में पुलिस टीम को तो भला बुरा नहीं कहा, लेकिन इसे केंद्र सरकार की नौटंकी जरूर करार दिया और इसे सियासी ड्रामा तक बता दिया। वहीं अब बीजेपी अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों पर हमलावर हो गई है। पार्टी ने आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल कंप्लीटली फॉल्स एलिगेशन उन्होंने भाजपा पर लगाई थी कि आम आदमी पार्टी के एमएलएस को खरीदने का प्रयास भाजपा कर रही है। इस आरोप के चलते हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर बिढूरी जी ने जाके कंप्लेंट करी थी पुलिस में। स्वाभाविक सी बात है कि एसीपी क्राइम ब्रांच जाकर उसका नोटिस केजरीवाल जी को देंगे और बोलेंगे कि आइए जांच में जुड़िए और अपना पक्ष रखिए। एसीपी क्राइम ब्रांच केवल और केवल अपना काम कर रहे थे। मैं इतना निवेदन माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से ज़रूर करूंगी कि ट्वीट के ऊपर सहानुभूति जाहिर करने के बजाय नोटिस ले लीजिए और जाकर जांच में जुड़े तो वो बेहतर होगा। दिल्ली पुलिस की एक टीम आतिशी के सरकारी आवास पर आज नोटिस लेकर पहुंच सकती है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के नोटिस पर 3 दिन में जवाब देना है। अब वो जवाब देंगे या फिर नहीं देंगे, इस पर भी संशय कायम है, क्योंकि शराब घोटाला मामले में वो ईडी के 5 समन को दरकिनार कर चुके हैं, जिसके बाद ईडी की टीम ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में पेश नहीं होने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रावज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार नेता हैं। सबको पता है कि 2 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन को और हमारे किसी भी नेता से एक चवन्नी की रिकवरी तक नहीं हुई। ये शराब घोटाले जैसा कुछ है ही नहीं। खैर, अब ये मामला कोर्ट के संज्ञान में है। हम कोर्ट में इसका जवाब देंगे और कोर्ट जैसा भी कहेगी हम उस निर्देश का पालन करेंगे, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। पहले शराब घोटाला मामले में ईडी के समन पर पेश नहीं होने के बाद कोर्ट में शिकायत, और अब बीजेपी पर गंभीर आरोप से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस का नोटिस। कुल मिलाकर ये साफ है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी है। और चलिए अब बात आडवाणी जी की कर लेते हैं। देखिए, संसद में कभी 2 सीटों वाली बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाले नेताओं में अहम है लाल कृष्ण आडवाणी जी। उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के जरिए बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व ने उन विरोधियों को करारा जवाब दिया है जो आरोप लगाते हैं कि आडवाणी को पार्टी में दरकिनार कर दिया गया। लेकिन विपक्ष के कुछ नेताओं और खासतौर पर मुस्लिम नेताओं ने इस फैसले पर अब आवाज उठाने भी शुरू कर दिए हैं, वो सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी अब भारत रत्न हो गए हैं। चाहे तो विपक्ष में रहे या फिर सरकार का हिस्सा बने, उनका हर किसी ने लोहा माना। चुनावी और सियासी रणनीति में उनका कोई जोड़ नहीं। विपक्षी नेता आज भी उनका लोहा मानते हैं। जब केंद्र में 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनी और आडवाणी सरकार दूर से हुए, तो विपक्ष ने बीजेपी पर सीनियर नेताओं को दरकिनार करने की तोहमत लगाई। लेकिन पहले 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 2014 में आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले से ये जाहिर कर दिया गया है
कि वो अपने वरिष्ठों का सम्मान आज भी उतने शिद्दत से करती है जितनी कि उन नेताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने की नींव रखी थी। पीएम मोदी ने इसे न सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी बल्कि पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए बड़ा सम्मान बताया है। ये सम्मान राष्ट्र सेवा की परंपरा के सम्मान के हम सब कार्यकर्ताओं का भी सम्मान है। ये सम्मान उस विचारधारा का सम्मान भी है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रथम को लेकर के ही चलती है। बहुत खुशी हुई और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बहुत धन्यवाद, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत धन्यवाद और खास तौर पर देशवासियों का बहुत धन्यवाद जिनका प्यार और सम्मान हमेशा दादा को प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही प्रसन्नता का प्रसंग है कि आज भारत सरकार ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है और हम सब परिवार के लोग इसमें निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई देने का सिलसिला जारी है। घर पहुंचे लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। बेटी प्रतिभा ने उन्हें मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया, साथ ही गले लगाकर उन्हें बधाई दी। आडवाणी जी ने भी प्रेस रिलीज जारी कर इसे आदर्शों और सिद्धांतों का सम्मान बताया है। पार्टी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी भी बहुत खुश हैं। उनके सम्मान से हमें व्यक्तिगत तौर पर और देश के लाखों करोड़ों लोगों को इससे बहुत आनंद हुआ है और उसी की अभिव्यक्ति करने में उनके पास आया था। आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले को बीजेपी ने ऐतिहासिक बताया है। आडवाणी जी ऐसे नेता रहे जिन्होंने पार्टी को सींच करके विपरीत परिस्थिति में पार्टी को खड़ा करने का काम किया। पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पार्टी के बाहर भी बहुत बड़े संख्या में लोग उनके जीवन से प्रेरित होते हैं। प्रतिबद्धता और राष्ट्र की अखंडता के प्रति अटूट निष्ठा तथा राजनीतिक जीवन में शुचिता व नैतिकता के उच्च मानक स्थापित करने वाले उनके अद्वितीय प्रयासों का यह भारत रत्न सम्मान उनकी उल्लेखनीय सेवाओं को सम्मान प्रदान करने वाला है। वहीं इसे लेकर मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई है। जहां कहीं भी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा गई वहां पर इन तमाम मुकामात पर हिंदू मुसलमान फसाद हुआ, इंसानियत की मौत हुई। जिस शख्स की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, ये अलग बात है कि कोर्ट ने किसी को खाती नहीं पाया, यह भी एक बड़ा मजाक है और उसकी अपील नहीं की गई, तो हम इसको नामुनासिब समझते हैं, गलत समझते हैं। तो उनको भारत रत्न इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की, लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने की राजनीति की। उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने को समाजवादी पार्टी ने चुनाव से जोड़ दिया है। वोट बांधने के लिए तो नहीं किया गया है, ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बांधने के लिए कर रही है। राम रथ को लेकर आडवाणी की धुर विरोधी रही कांग्रेस के कई नेताओं ने हालांकि इस फैसले का स्वागत किया। उनकी राजनीतिक विचारधारा ये हम इनसे सिवा सहमत हो नहीं सकते, मगर व्यक्तिगत जीवन में एक साफ सुथरी जीवन उन्होंने राजनीति की। उन्हें ये जो सम्मान दिया मुझे लगता है कि ये सम्मान उचित है। कुछ दिन पहले ही जन नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया गया, जिससे बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ गई। अब आरजेडी नई नसीहत देने में जुट गई है। लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, बहुत सारे पदों पर है, इससे इनकार नहीं किया सकता। लेकिन एक और पहलू है, इस देश के 40 बरस तकरीबन उस विवाद में गए हैं, हमने अपनी ऊर्जा उस विवाद में खोई है। इसके जनक थे आडवाणी जी, मंदिर मस्जिद विवाद। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनसे बड़ा समाज में संदेश देने वाला तो हुआ नहीं समतामूलक समाज के लिए। उन पर क्यों नहीं नजर जा रही प्रधानमंत्री जी के? बस यही कहना। राम रथ से भारत रत्न तक लाल कृष्ण आडवाणी ने राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को नई धार दी। 15 साल की उम्र में 1942 में आरएसएस से जुड़े, पहले जनसंघ फिर बीजेपी बनाई। 1984 की वो बीजेपी जो 2 सीटों से 15 साल में सत्ता के शिखर तक पहुंची, उसमें योगदान इनका अहम माना गया है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे, लेकिन पर्दे के पीछे संगठन को खड़ा करने का काम आडवाणी ने ही किया।